नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अभी ये सीरीज हमारे 8 बजे शाम को आती है और मॉर्निंग में जो हमारा डेली कॉन्फ्रेंस चलता था वो भी आएगा, लेकिन उसमें भी हम रिविजन करेंगे, उसमें टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये दोनों वीडियो अगर आप सुबह 8 बजे और शाम के 8 बजे अगर आप देखते करंट अफेयर्स तो बहुत फायदेमंद होगा। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैंने कल आपको समझाया था एक छोटे से वीडियो में कि आप जो है 32 से 35% जो कि पीसीएस में आते हैं, अगर उसमें से आप 28-30 भी कर रहे जाते हैं, मैं मान के चलूं कि आप 25 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। भाई सबके सब तो कोई नहीं सही कर पाएगा। अगर 32 से 35% अगर आएंगे सीए के करंट अफेयर्स के, तो अगर मैं मानता हूं कि आप 5-6% आपने गलत कर दिया, आप 25 मान लेते हैं हम, तो 25% अगर आपने कर लिया तो चूंकि 90 तक कट ऑफ जाती है पीसीएस की, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, 90 में से 25 क्वेश्चन आपके जो है लगभग करंट अफेयर्स के हो गए। बाकी आप जीएस में से इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कर लीजिएगा तो हो जाएगा उससे। और एक वीडियो मैंने 60 डेज का बनाया था, तो आप उसमें से टॉपिक नोट कर लीजिए, वो टॉपिक रेडी कर लीजिएगा तो हो जाएगा उससे। तो ये चीजें आपको करनी है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आज ये हमारा लेक्चर 2 है। यहां पर लेक्चर नंबर पड़ा रहेगा, आप इसको देखते जाइएगा। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अभी क्या कुछ चीजें चर्चाओं में रही हैं, उन पर क्या कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्नों की हमने व्याख्या डिटेल्स में दिया, कुछ प्रश्नों को हमने नॉर्मली छोड़ दिया। ठीक है, आप एक काम कीजिए कि आप जो है एक कॉपी उठा लीजिए और उस कॉपी में उठाने के बाद जैसे ये मैंने प्रश्न पढ़ा तो आप खुद से करके देखिए कि क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है कि नहीं आता है। तो कॉपी में ऐसे करिए और वहां पर एक करके ऐसे नोट करते चले जाइए। फिर जब वीडियो वाइंड अप हो जाएगा तो मैच कर लीजिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, एक तरीके से मॉक टेस्ट टाइप का आपका चल रहा है, मॉक टेस्ट। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए नंबर 1। अब ये 25 क्वेश्चन हमने किए थे, कल 24 वैसे किए थे, लेकिन एक हमने छोड़ दिया था, हटा दिया था, लेकिन वो 25 मान के चलिए। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 25 कर लिए, 26 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। भारत और यूरोपीय संघ 2025 के संदर्भ में लिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। नंबर 1, भारत ईयू ने तकनीकी और डिजिटल सहयोग बढ़ाया है। ठीक है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में समझौते किए हैं। ठीक है। केवल व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक। आगे उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आदान प्रदान योजना में शामिल किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर कई सारी चीजों पर हस्ताक्षर हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कई बार पूछता है। तो अभी मुझे बताओ कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। हर चीज बताने पर क्या होता है कि आप स्पून फीडिंग की हैबिट आ जाती है। मैं कई बार समझाता हूं, अपनी कलम और अपना दिमाग दोनों लगाना चाहिए आपको, जो कि आप नहीं लगाते हैं। लगाइए। अभी मैंने आपसे पूछा कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है यूरोपीय यूनियन के, आप तुरंत सर्च कीजिए। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी यह भी मुझे बताइएगा हाल ही में। तो अब आप खुद सर्च करेंगे तो क्या होगा, फिर आप नहीं भूलेंगे। मैंने बता दिया, फिर आप भूल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सर्च अभी कर लेंगे तो नहीं, आप नहीं भूलेंगे कभी। तो बताओ मुझे कि यूरोपीय संघ, कमेंट करके बता दो भाई साहब। ठीक है, उम्मीद करता हूं। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, और अब आपको बताना इसमें से कि भाई कौन सा कथन सही है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें से जो आपका तीसरा कथन है ये नहीं सही है, क्योंकि केवल व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। तो 1, 2 और 4 सही हैं, यानी कि इसका कथन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे। व्याख्या सहयोग और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस पर जलवायु परिवर्तन तो ऑलरेडी चर्चाओं में रहता है, इस पर जो है खूब सारी बातचीत की गई कि भैया जलवायु परिवर्तन को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। देखो, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पर कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, किस प्रकार से हम नई नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में हम बेहतर कदम उठा सकते हैं। तो ये मिशन चल रहा है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए आपको सत्य कथन का चयन करना है। बताइएगा कि हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, एआई आधारित रोग पहचान प्रणाली इसमें लागू हो जाएगी। किसके अंतर्गत, ये जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य, शब्द क्या लिखा हुआ है, डिजिटल स्वास्थ्य, यानी कि
जो भी एआई है आपका, जो भी अन्य टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके माध्यम से हम रोगों की पहचान करना, उसको डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब क्या है? ये सब हमारे इसी स्वास्थ्य मिशन का क्या है? एक हिस्सा है कि हम डिजिटलाइज रूप में किस तरीके से अपने हेल्थ सेक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है डिजीज की डायग्नोस किया जाएगा उसको, डिजीज को, ठीक है। टेलीमेडिसिन सेवाएं बढ़ाई गई हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है केवल निजी अस्पताल में लागू है, नहीं ऐसा नहीं है, या निजी और भाई सिंपल सी बात है, चूंकि मिशन है अपने आप में, तो सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एक के पहल होगी, जो कि केंद्र सरकार की पहल है, तो निश्चित तौर पर ये जो है दोनों अस्पताल में लागू होगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये नहीं सही है, 1, 2 और 4 सही है, बताइएगा आपकी अकॉर्डिंग आपने क्या सही बताया था। तो ए इसमें भी हो जाएगा सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, यह मिशन सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में होता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नागरिक के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान यानी कि हेल्थ आईडी प्रदान करना है, जिससे उनकी चिकित्सा रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा किया सके, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। यानी कि आपके पास एक हेल्थ कार्ड बन जाएगा, जिसमें आपके सारे हेल्थ के बारे में उसमें सारा डेटा उसमें सेव रहेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है इससे साबित होने वाला है। ये एक बड़ी अच्छी पहल अपने आप में राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन आपका चल रहा है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है। यानी जैसे आपका आधार कार्ड बनता है, तो आधार कार्ड में क्या होता है? आपकी सारी जानकारी होती है ना, सब चीज होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार से जब आपका डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा, तो उसमें आपसे रिलेटेड जो भी बीमारी आदि होगी, जो कुछ भी होगा, सारी जानकारियां उसी कार्ड के थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं, अपना पता कर सकते हैं, ठीक है, समझा गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा इसमें कुछ घटक हैं इसके, जैसे कि स्वास्थ्य पहचान होगा, प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान प्रदान की जाती है, जिससे उनकी चिकित्सा जानकारी को एकीकृत किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। स्वास्थ्य रिकॉर्ड हेल्थ रिकॉर्ड होगा, डिजिटल रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का संग्रहण और प्रबंधन, जिससे चिकित्सकों को वास्तविक समय में जानकारी मिल सके। जब आपका रिकॉर्ड रहेगा तो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अभी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जब रिकॉर्ड रहेगा आपका डॉक्टर के पास, तो एक क्लिक करेगा और एक क्लिक पर आपकी सारी चीजें, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज पहले आए रहे होंगे, वो सब मालूम चल जाएगी आपके हैंड टू हैंड, ठीक है। स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री यानी कि चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री, जिससे उनकी योग्यता और पंजीकरण की पुष्टि कर सकेगी। यानी सिर्फ पेशेंट के बारे में ही इसमें काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि डॉक्टरों से रिलेटेड जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, जो भी उनका एक्सपीरियंसेस है, वो सब भी जो है एक रजिस्टर में एक जगह पर नोट किया जाएगा, और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आदि होता है वह भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी एक बड़ा फायदा जो है। इससे क्या होगा, जो झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे आप बच पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा उस पेशेंट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर को उस जो डिजीज जिसके लिए आप जाते हैं उसके बारे में उसको जानकारी नहीं रहती है, और जानकारी नहीं रहती तो क्या करता है, वो पैसा कमाने के चक्कर में क्या करेगा, आपका इलाज शुरू कर देगा, और जब इलाज शुरू कर देगा तो गलत दवाएं देगा, गलत मेडिसिन देगा, और आपकी मृत्यु हो जाएगी या हो जाती है मृत्यु। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर है उससे आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संस्थान रजिस्ट्री, यानी कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं उनको भी रजिस्टर किया जाएगा। यानी कि देश भर के अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की एक सूची, जिससे नागरिकों को नजदीकी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिल सके। यानी कि एक डेटा तैयार होगा जिसमें जो भी आपके हॉस्पिटल्स एनसीएससी पीएससी होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, उनकी एक जानकारी इकट्ठा होगी आपके पास कि आपके इस घर के या इस शहर में यहां पर यह हॉस्पिटल, यह डिस्पेंसरी या यह जो है सीएससी या पीएससी आपके प्रेजेंट हैं। तो ये एक बड़ा डेटा आपके सामने होगा। टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी, आप जानते हो कि आजकल टेलीमेडिसिन का जमाना है, ई फार्मेसी चल रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी सेवाओं का एकीकरण किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी रहें आपको सारी सुविधाएं स्वास्थ्य रिलेटेड आपको मिल सके। तो ये टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी पर अलग से आपके एग्जाम में नोट्स भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा और गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तकनीकी का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है मिशन, जो स्वास्थ्य है डिजिटल मिशन है, उसमें चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत 2025 का राष्ट्रीय खेल नीति चर्चाओं में रहा। आप जानते होंगे सरकार चाहती है कि देश भर के जो भी युवा हैं उन युवाओं की पहचान करना और उनको खेलों के प्रति क्या करना, जागरूक करना,
और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नई नई योजनाएं आदि बना रही है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है। जैसे राष्ट्रीय आपकी शिक्षा नीति है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है। ओके, तो इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। नंबर 1, खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। ठीक बात है, बिल्कुल बढ़ाया गया है, सरकार इस पर खूब काम कर रही है। दूसरा, डिजिटल खेल और ई स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। अभी आपने देखा होगा नया राष्ट्रीय खेल नीति आया हुआ है, जो ऑनलाइन जो जुआ वाला गेम था उसको बंद कर दिया गया है। यानी सरकार ई गेमिंग को, सरकार डिजिटल गेमिंग को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है और इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खेल के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है अपने आप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। और तीसरा क्या है, केवल शहरों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसको लेकर के, ऐसा नहीं है। सरकार का फोकस सुदूर ग्राम यानी कि जो भी भारत का अंतिम गांव होगा उसमें जो व्यक्ति होगा, जो लड़का होगा, लड़की होगी, उसकी पहचान करना, खेलों के प्रति उसकी जागरूकता की पहचान करना और उसको जो है ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में उसको शामिल कराना, यह सरकार का इस राष्ट्रीय खेल नीति के अंतर्गत इसका क्या है, उद्देश्य रहा है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, तो इसमें यह नहीं सही है, आपका एक सही है और आपका दो सही है, तो एक और दो कहां पर है, विकल्प नंबर बी में एक और दो है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। आइए, ठीक है, वही बात है, यह नीति क्या है, पूरे भारत में लागू है, केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, पूरे इंडिया में जो है राष्ट्रीय खेल नीति के अंतर्गत खेलों की पहचान करना, अच्छे अच्छे खेल और उन खेलों में अलग अलग स्टूडेंट्स को क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए कूट की सहायता से। ओके, नंबर 1, नई तकनीकों और एआई आधारित अनुसंधान पर चर्चा अभी हाल ही में इस समय में की गई है। बिल्कुल की गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयूज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू मतलब समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। तीसरा, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, इनोवेशन जितना होगा, जब स्टार्टअप होगा चीजें और बेहतर होंगी। दूसरा कथन क्या है इसमें कि केवल भारतीय वैज्ञानिकों की भागीदारी हुई है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जब बात अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो रही है तो केवल भारतीय वैज्ञानिक कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, ये तो देख के ही लग रहा है आपको कि ये कथन गलत होगा आपका, तो ये कथन हो गया गलत। ये सही है, ये सही है और ये सही है, यानी कि एक सही है, तीन सही है और चार सही है। तो एक, तीन और चार कहां पर है? ए वाले में है, यानी कि एक, 2, 3 और 4 आपका हो जाएगा क्या? एग्जैक्टली सही उत्तर आपका। ठीक है, वही पॉइंट दे रखा है आपसे। और भारत का अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। यह सम्मेलन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान यानी कि जो नए नए रिसर्चेस होते हैं, इसके अलावा जो है नवाचार और विकास को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये बात इसमें दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं और आप जानते होंगे कि कोई भी देश आगे तभी बढ़ सकता है जब वो विज्ञान के क्षेत्र में, जब वो नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। वैज्ञानिक प्रगति ही आपके देश को क्या कर सकती है? आत्मनिर्भर बना सकती है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना होगा। ठीक है, जय किसान जय विज्ञान, तो ये सब ना, जय जवान जय विज्ञान, ये सब नारे क्या थे? विज्ञान को प्रोत्साहित करने के थे। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं सारा कुछ किस पर चल रहा है? एआई पर चल रहा है। एआई का जमाना है। ठीक है, डिजिटलाइज हो रही चीजें आपके यहां पर भी, भारत में भी आप देख पा रहे होंगे कि सरकार डिजिटलाइजेशन को लेकर के व्यापक स्तर पर काम करी है। जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले क्या पढ़ा कि सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन चला रही है। यानी कि जैसे डिजिटल मिशन किसमें चल रहा है? सिर्फ आप फोन पर ही आपके डिजिटलाइज आप नहीं हो रहे, बल्कि एजुकेशन में, हेल्थ में, फार्मा में, जो कुछ भी आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, सभी सेक्टर्स में जो है चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि हर चीज क्या हो, आगे तेजी के साथ बढ़ सके। तो ये चीजें की जा रही है इस सम्मेलन में, जो कि अभी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसमें यही सारी बातें की गई हैं कि किस प्रकार से हम और नवाचार यानी कि किस प्रकार से हम और इनोवेशन कर सकते हैं और इसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा पॉइंट। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 13 से 14 सितंबर के मध्य में किया गया था। और कहां पर किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, यानी कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग। देखो ये टर्मिनोलॉजी
मैंने कई बार आपसे कहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बड़ा चर्चाओं में रहता है, इस पर खूब प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए क्वांटम जो कंप्यूटिंग, इसको रेडी कर लीजिएगा। वैश्विक सहयोग यानी कि ग्लोबली जो है, जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो भी रिसर्चर्स हमारे होते हैं और जो अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनको एक जगह पर, एक मंच पर लाना और उनके सहयोग को आगे बढ़ाना जो है, ताकि एक समग्र रूप से हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो वैश्विक सहयोग की बात इसमें की गई है। उद्यमिता और नवाचार यानी कि जो है एक तरीके से जो भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, नवाचार होते हैं, उन केंद्रों को प्रोत्साहित करना। शिक्षा और प्रशिक्षण की अगर बात करें तो इसमें छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये सारे इसका क्या है, अल्टीमेटली इस सम्मेलन का उद्देश्य है, जो कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के रूप में जाना गया है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, ये डेट और स्थान भी आपको याद रखना है, भूलिएगा तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा मिशन पर अक्सर प्रश्न आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा, क्या खाद्य सुरक्षा, ये जो आप खाद्य सुरक्षा देख पा रहे होंगे, ये खाद्य सुरक्षा जिसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं, ये आपका पीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी में जो आपका पेपर 3rd है जीएस का, उसमें जो है इकोनॉमिक्स वाले में आता है। तो फूड सिक्योरिटी एक अलग टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जो कि यहां पर प्रश्न आपके प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी आता है अक्सर। और अक्सर खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो है निबंध भी आपके एग्जाम में, चाहे बात आरओ की कर लें, चाहे बात पीसीसी कर लें, दोनों में आता हूं। देखो भाई साहब, ऐसा है, ये सारी बातें दिमाग में डाल लिया करिए मेरे, ठीक है। इतना डिटेल्स में कोई समझाता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेबस के हर एक पॉइंट पे आप नजर रखें। तो जो बताता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुना करिए, और एक कॉपी बगल में रख लीजिए जहां पर चीजें नोट किया करिए, मैं क्या कह रहा हूं कि कहां पर क्या किसका समझ किससे कोरिलेट करता है चीजों को, ठीक है। सिर्फ ऐसे बने बैठे रहेंगे बुत जैसे तो कुछ नहीं काम होगा, काम करना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि सर जी आए और एक एक लाइनर वाला ABCD वाला आपसे पढ़ के और निकल जाए, इससे नहीं निकलता एग्जाम भाई साहब। डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ समझा रहा हूं उसको नहीं समझेंगे। तो जैसे अब ये सब मैंने समझाया आपको, तो ये सारी बातें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताई। अब इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बना लेगा, आप कर ले जाएंगे, लेकिन एक फैक्चुअल डेटा पढ़ के निकल जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स आप, इसलिए ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। चलिए, तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन का चयन करना है, यानी कि किसानों को बीज और उर्वरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ये खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आता है। खाद्य सुरक्षा में बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति को जो है क्या मिले, अनाज मिले, हर व्यक्ति को खाद मिले, खाना मिले अपने आप में। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम किसानों की आय को दुगनी करने के लिए क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके लिए उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए, उसके लिए उन्नत किस्म की उर्वरक मिट्टी होनी चाहिए, उसके लिए उन्नत किस्म के क्या होने चाहिए, आपका फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, और उसके लिए उन्नत किस्म की क्या होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए। जब उन्नत बीज होगा, उन्नत मिट्टी होगी, उन्नत जो है टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, उन्नत और नए नए इनोवेशन के थ्रू आप एग्रीकल्चर करेंगे, तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ेगी। और उसके पहले हमारे मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ने से भी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ऐसे में निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन खूब होगा, और अगर देश में उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, खाद्य सुरक्षा अपने आप में सुरक्षित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी मिशन के तहत नए नए तरीकों को अपनाने के लिए सरकार काम कर रही है, उसी पर प्रश्न पूछा है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, किसानों को बीज, उर्वरक और प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी है, यानी कि ट्रेंड करना। नई नई जैसे ड्रोन सिस्टम आजकल आ रहा है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। आजकल क्या कर रहा है, बीज को टेस्टिंग के लिए कई सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, कई सारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप कृषि से समय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षित करना किसानों को, महिलाओं को बड़ा आवश्यक है। और जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, नॉलेजफुल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको अपनी खेती में क्या होगा, फायदा मिलेगा। और फायदा मिलेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। बात सिनेरियो समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। दूसरा, खाद्य उत्पादन में 10% वृद्धि का लक्ष्य अभी हाल ही में इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है केवल उत्तर भारत के किसानों के लिए योजना है। नहीं भाई साहब, केवल उत्तर भारत के किसानों के लिए नहीं है, अपितु यह योजना पूरे भारत देश में लागू है। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, यह केंद्र सरकार का एक मिशन है, और यह मिशन जो है पूरे देश में लागू है, हर राज्य में लागू है। भैया, खाद्य सुरक्षा सिर्फ एक ही राज्य की तो बात नहीं है, एक ही क्षेत्र की बात नहीं है, यह तो पूरे देश की समस्या है। सिंपल सी बात है भाई, हमने जो 2047 का जो लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य कब प्राप्त होगा,
जब हम अभी से अपनी कृषि पर, अपने सर्विस सेक्टर पर, अपने एजुकेशन पर, अपने हेल्थ पर जब हम काम करेंगे तब हो पाएगा। ओके, तो ये कथन गलत है। एक सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 कहां पर है भाई साहब? ए वाले ऑप्शन में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में बढ़िया से आ रहा है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, अब इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। तो मिशन पूरे भारत में लागू है, केवल उत्तर भारत में नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कई बार ऐसा प्रश्न ही पूछ लेता है कि यह मिशन केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है या किसी अन्य संस्था का है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादकता को वैज्ञानिक तरीकों से बेहतर बनाना, जो कि अभी हमने आपको डिटेल्स में समझाया आपको कि भाई वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से कृषि उत्पादकता यानी कि जो आप खाद्यान्न उत्पादन होगा क्या होगा? बढ़ेगा। यह मिशन 2007 में प्रारंभ हुआ था और समय समय पर संशोधित भी किया गया। 2025 तक के लक्ष्य में इसे अधिक प्रभावशाली, तकनीकी रूप से उन्नत और समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि हम इस मिशन को और गहराई पूर्वक इसको हम बेहतर बना सकें। ठीक है, यहां समझ आ गया? समझ आ गया? तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ रहे थे कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें अलग अलग समय पर इसमें क्या किया गया? चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, चलिए 25 के लिए क्या प्रमुख लक्ष्य रखा गया है? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में। तो 2025 के जो लक्ष्य है वो क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान करना, यानी कि जो भी क्षेत्र जहां पर मानसून ठीक से नहीं आ रहा है, यानी कि जहां पर क्लाइमेट चेंज का आपको असर दिखाई दे रहा है, इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, वहां पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता देना, लोगों को, किसानों को ट्रेंड करना, किसानी के प्रति नए नए वैज्ञानिक तरीकों को बताना और जो भी चीजें डिजिटलाइज रूप में हो रही हैं उनके बारे में भी प्रशिक्षित करना ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें। फसल बीमा योजना का विस्तार करना है और महिला किसानों और छोटे किसानों को विशेष सहायता भी प्रदान करना। यह जो है 2025 में जो है लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत रखा गया है। इन लक्ष्यों में से कोई एक लक्ष्य आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, याद रहेगा, यह प्रश्न आपके प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा अभियान, यह भी चर्चाओं में रहा है। ऊर्जा में आत्मनिर्भर अगर आप होंगे तो चीजें बढ़िया होंगी और ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार क्या कर रही है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खूब फोकस कर रही है। जितने भी हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे बात हम किसी कर लें ग्रीन एनर्जी की, चाहे बात कर लें ग्रीन एनर्जी की बात कर लें, चाहे बात पीएम सौर मुक्त बिजली घर योजना की बात कर लें, सब में क्या किया जा रहा है? सब में सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार हाइड्रोजन वाली बसेस, इलेक्ट्रिक बसें और कई प्रकार की बसेस और व्हीकल्स अपना लॉन्च कर रही है सरकार। ठीक है, चलिए तो अब आप बताइए सही कथन का चयन कीजिए। नंबर 1, उद्देश्य क्या है इसका? ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना। अभी हमने बताया, बिल्कुल इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हों। जब हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा? चीजें बेहतर होंगी, है ना। चलिए इसके अलावा केवल कोयला आधारित ऊर्जा पर ध्यान नहीं, केवल कोयला आधारित ऊर्जा पर कैसे ध्यान होगा? जब बात ऊर्जा निर्भरता की हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा की हो रही है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? कोयला तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर फोकस करना है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सोलर पैनल हो गई आपका, ठीक है, विंड एनर्जी आपकी हो गई, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई आपकी, सीएनजी आदि हो गया आपका। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हमारी निर्भरता इस पर करनी है बजाय इसके कि कोयला और जो है अदर चीजों पर करनी, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये नहीं होगा भाई साहब। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है इसमें, अभी हमने आपको बताया है जस्ट। ठीक है, चौथा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसमें भागीदार हैं। बिल्कुल सही बात है। इस मिशन में यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा अभियान में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल सही बात है। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभियान केवल कोयला पर नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है और भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा अभियान कोई एक एकल अभियान नहीं है, बल्कि 2025 में ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित
विभिन्न पहले और आयोजन हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा माह हुआ, भारत ऊर्जा सप्ताह हुआ, ऊर्जा संरक्षण नियम। ये प्रयास विद्युत सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर क्या है, केंद्रित है अपने आप। यानी कि ऊर्जा को लेकर के कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किए गए हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत द्वारा किस संगठन की अध्यक्षता सफलतापूर्वक की गई है और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का नारा दिया गया था? बताओ, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य का नारा हाल ही में किस समय में दिया गया था? तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। G20 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। भारत ने 2023-24 में G20 की अध्यक्षता की थी और वैश्विक सहयोग पर एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वो इसमें दिखाई दे रही है। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और इस उपलब्धि का असर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आज भी दिखाई दे रहा है कि भारत जो है किस प्रकार से ग्लोबली हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और सभी देशों को साथ में लेकर चलने की बात करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। भारत में 2025 का राष्ट्रीय कृषि नीति यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए और 6 कथनों का चयन कीजिए। फिर से वही प्रश्न आ गया, थोड़ा सा घुमा करके। जैविक और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या जो भी आपका जैविक खेती और सस्टेनेबल खेती है, ठीक है। किसान क्रेडिट और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ना है, ठीक है। केवल तकनीकी कृषि पर ध्यान दिया गया, नहीं, केवल तकनीकी कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि जो भी अलग अलग हमारी कुछ पारंपरिक जो तरीके थे उनको भी फॉलो किया जा रहा है और नए तरीकों को भी इसमें अपनाया जा रहा है। सिर्फ पारंपरिक, सिर्फ जो है नई तकनीकी, केवल तकनीकी बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तकनीकी बेस्ड भी किया जा रहा है और बिना तकनीकी के भी चीजों को किया जा रहा है। और सरकार इसमें जो है क्या कर रही है, जैविक खेती पर बात कर रही है। अक्सर आपके एग्जाम में सस्टेनेबल खेती, क्या ये जो दो आप सुन रहे हो, देख पा रहे टॉपिक, क्या एक जैविक खेती, ठीक है, इसको अलग से आप नोट कर लीजिए, जैविक खेती। ठीक है, एक सेकेंड, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अलग से, है ना, जैविक खेती। और दूसरा क्या है आपका जो है एक पॉइंट तो ये, और दूसरा आपका सस्टेनेबल खेती। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर प्रश्न आपके अलग से आएगा, आपके एसए में भी आ सकता है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा सकता है। तो जैविक खेती यानी कि बायो, जो आजकल एग्रीकल्चर की जा रही है, जैसे बायो, जैसे जैविक खाद हो गया अपने आप में, जैविक खाद का ही अपने आप में रूप है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक सही और आपका 3 सही है, यानी कि 1 और 3 कहां पर, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बस वही बात है कि इसमें सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण पर भी इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि भैया ये जो आप ध्यान दिया पा रहे होंगे, राष्ट्रीय कृषि नीति, इसमें एक चीज ध्यान रखी जा रही है। राष्ट्रीय कृषि नीति, देखो ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, राष्ट्रीय कृषि नीति, इसमें क्या किया जा रहा है, एक तो आपका जैविक जो खेती है, ठीक है, जैविक खेती, ओके डन। दूसरा सस्टेनेबल खेती, ठीक है, और इसके अलावा जो है पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा। अब पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत कई सारे पॉइंट आ जाएंगे, जैसे कि आपका क्या, जल संरक्षण, जल संरक्षण, ठीक, जैसे कि मिट्टी संरक्षण, ठीक है, मिट्टी संरक्षण। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप जानते होंगे कि जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक दिन मैंने आपको समझाया था एक क्लास में कि जो भी पदार्थ लेना होता है पौधों को लेता है, लेकिन बाकी जो आपके पदार्थ होते हैं उस पौधे में चले जाते हैं या नीचे मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी से नीचे जमीन में चले जाते हैं। तो कोई एक्स नाम का कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स है या यूरिया ही मान लेते हैं, ठीक है,
नाइट्रोजनियस जो यूरिया आदि जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, वो बड़े नुकसान करते हैं। मैंने एक दिन आर्टिकल में कराया था इसको कि किस प्रकार से नाइट्रोजन आधारित जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं जब वो रिश्ते हैं नीचे जाते हैं आपके ग्राउंड पर। ठीक है कि जो भी नाइट्रोजनियस आपके फर्टिलाइजर्स होंगे जब नीचे मिट्टी में जाएंगे तो वो ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करेंगे, जो आपका वो है ग्राउंड वाटर है आपका, उसको क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, उसको प्रदूषित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपकी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है अपने आप में, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो जो ये राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई जा रही है उसमें इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़े, हम सस्टेनेबल खेती की तरफ हम आगे बढ़े, हम पर्यावरण सुरक्षा पर आगे बढ़े, यानी कि जिसके प्रयोग से ना हमारी मिट्टी प्रदूषित हो, ना हमारा जल प्रदूषित हो और ना हमारी हवा प्रदूषित हो, और ना हमारी बॉडी जो है ऐसे केमिकल को इनहेल करे अंदर और जो है हम बीमार हों। यानी कि इसलिए सरकार जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, बायो फार्मिंग पर खूब फोकस कर रही है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन आप जानते होंगे इंपॉर्टेंट है। जब आप हैंड पंप से पानी निकालते हो, सॉरी ये नलकूप से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, खूब पानी निकलता है। पौधे में जितना पानी चाहिए होता है उससे ज्यादा पानी हम खेतों में डाल देते हैं। इससे जल दोहन, ग्राउंड वाटर जो दोहन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और ग्राउंड वाटर लेवल फिर हमारा डाउन हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर पर्यावरणीय सुरक्षाओं पर भी खूब चर्चा इस पर की गई है राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत। याद रहेगा पॉइंट। चलिए ठीक है, चलो 34 नंबर, भारत का अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। इसके संदर्भ में आपको नए कथन का मतलब इन कथनों का चयन करना है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल मतलब कि जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है। याद है पॉइंट आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सम्मेलन में सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे महाद्वीप होते हैं, यानी ग्लोबली समिट था, अपने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो निश्चित तौर पर सभी देश के लोग इसमें शामिल थे, सभी महाद्वीपों के। नवीकरणीय ऊर्जा निवेश पर जोर दिया जा रहा है कि भैया रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर हम आगे बढ़े। ठीक है, जलवायु न्याय, ठीक है, यानी क्लाइमेट जस्टिस और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाई गई है इसमें। यानी कि जलवायु न्याय, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन से जो भी एक बैड इंपैक्ट जो पड़ रहा है उन देशों पर भी हम काम करें। यानी कि जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे जो देश हैं, जहां की हवा खराब हो गई, जहां की मिट्टी खराब हो गई, जहां पर मौसम में एक बड़े दीर्घकालिक परिवर्तन हो गया है, ऐसे देशों पर भी हम ध्यान दें अपने आप पे। जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, आप क्या आंसर देंगे? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? क्लाइमेट चेंज। क्या? क्लाइमेट चेंज क्या है बताओ भाई साहब। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है और ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, परिभाषा ही पूछ लिया, आपको नहीं पता तो क्या कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज क्या है? मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्या? मौसम में। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मौसम में दीर्घकालिक क्या परिवर्तन, ये क्या है? ये है आपका जो है जलवायु परिवर्तन। मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यानी कि पूरा मौसम चेंज हो जाएगा। जब ज्यादा जाड़ा होना चाहिए था तो भैया गर्मी हो रही है, जब गर्मी होनी चाहिए थी तो बरसात होनी चाहिए, बरसात हो रही है तो गर्मी हो रही है। एक लंबा चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा भाई? मौसम में परिवर्तन होगा। अगर इससे क्या होगा, एग्जांपल के लिए, अगर इससे मौसम में बदलाव होता है, वेदर चेंज होता है, अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो क्या होगा? अगर मौसम में परिवर्तन अगर हो जाता है भाई साहब तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ऋतुओं में चेंज होगा, ऋतुएं बदल जाएंगी, ठीक है, ऋतुएं बदलेंगी। और अगर ऋतुएं बदलेंगी तो सिंपल सी बात है भैया, जब किसान को पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलेगा, जब किसान को फसल के लिए थोड़ा सा जाड़ा आदि चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, जब किसान को थोड़ा सा ऊष्मा चाहिए फसलों के लिए तो वो नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? इससे कृषि उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी तो वही बात जो भी हम आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि खाद्यान्न सुरक्षा, जो खाद्य सुरक्षा है उसकी चिंता हो जाएगी, अपने आप पे बढ़ जाएगी। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा? गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी अपने आप इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? नदियों का जल स्तर बढ़ेगा,
नदियों से उफान आएगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो फिर से वही समस्या कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डूब जाएगा, और इससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा, जो तटीय इलाके हैं समुद्री वाले, वह भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कई सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मैंने क्लाइमेट चेंज को आपको समझा दिया कि अगर कभी कुछ प्रश्न कोई पूछ ले आपसे तो आप उसको बता सकें। ठीक है, चलो। तो जलवायु न्याय करना है, बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे देश क्या हैं जो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, जहां पर इसको एक बड़ी आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया। कई सारे ऐसे देश हैं, तो ग्लोबली हमने सब पर बातचीत की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 34 में क्या हो जाएगा सही आपका आंसर, इसमें आप देखेंगे तो ये चारों कथन आपके एग्जैक्टली सही हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सम्मेलन में सभी महाद्वीपों के लोग शामिल थे, ठीक बात है। और 5वां ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन अभी 29 अगस्त 2025 को संपन्न हुआ है। स्थान इसका नई दिल्ली होटल मेरिडियम में। आयोजक पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, और मुख्य विषय मक्का से बायो एथेनॉल हरित ऊर्जा की ओर, ये एक जो है इस पर क्या रहा है, मुख्य टॉपिक इसका रहा है, विषय रहा है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस रणनीतिक मंच में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभा रहा है? यह प्रश्न मैंने आपको कहीं बताया था, आपको याद आया, नहीं याद आया? ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें आपका भारत है, ठीक है, भारत, ठीक है, जापान, ठीक, अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है, यानी कि भारत इन 3 देशों के साथ में किस संगठन के साथ में मिलकर के एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है? भारत इन 3 देशों में से, इन 3 देशों में किस संगठन के साथ में मिलकर, जो यानी कि जो एक ऐसा संगठन है जिसमें ये 3 देश और ये प्लस भारत शामिल है, ऐसा कौन सा इसमें संगठन है? बताओ। नाटो है, क्वाड है, सार्क है या ओपेक है? बताओ क्या है भाई साहब? ये हो जाएगा क्वाड। क्वाड में ही जो है क्या है, ये 4 देश शामिल हैं, यानी कि भारत इन 3 देशों के साथ मिलकर के क्वाड में काम कर रहा है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में और खासकर एशिया महाद्वीप में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। तो कल मैंने आपको इसको समझाया था क्वाड के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैंने कल यह भी कहा था कि क्वाड आपके एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है। सार्क के बारे में जानते हो कि इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा सार्क के बारे में। ओपेक, तेल उत्पादक जो देश हैं उनके बारे में है ओपेक, जानते होंगे। कई बार ओपेक के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत तेल आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है ओपेक अपने आप में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाटो, नाटो पर भी कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न आता है। नाटो, क्वाड और ओपेक, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, और इस सार्क के 4 के चारों संगठन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास के बाद क्या काम कीजिएगा, इन चारों के बारे में आप लेटेस्ट में एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, तो ये बात वहां पर लिखी गई है कि इसका उद्देश्य क्वाड का क्या है, जिसको हम लोग, इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त और नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है अपने आप में, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की मजबूती के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, क्या है क्वाड? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है, खासकर एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र का समर्थन करके अपने आप में। यह एक अनौपचारिक मंच है जो समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए जो है अपने आप में क्या कर रहा है, सहयोग करता रहता है। तो ये एक अच्छा संगठन अपने आप में। चलिए, अब आ गया 36 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आपको क्या करना है, उत्तर बताना है, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना को ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाया है? कौन सा ऐसा इसमें से मिशन है? प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर जन औषधि योजना? यानी कि ये तीनों चारों योजनाएं किससे हैं? स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और आपकी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे एग्जैक्टली सही बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर एकदम सही? इसका हो जाएगा उत्तर आपका आयुष्मान भारत योजना, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी होगा क्या? बी इसमें सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। समाचारों में स्पष्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच एक तरीके से बेहतर ढंग से जो है इसमें क्या की जा सके,
की जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान 2025 के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना कूट की सहायता से। नंबर 1, महिलाओं के लिए उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण जो है इस राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत जो है किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, केवल शहरी महिलाओं को शामिल इसमें किया गया है, ऐसा है क्या? अभी आप बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, मैं भी बता नहीं रहा हूं इसमें। तीसरा कथन है, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया गया है, ठीक बात है। चौथा, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है इसमें। तो एक कथन भी सही है आपका, और 4 भी सही है, और 3 भी सही है, लेकिन केवल शहरी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है इस मिशन के अंतर्गत, ऐसा नहीं है भाई। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है और महिला सशक्तिकरण जुड़ा हुआ है, तो अगर राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसमें गांव, शहर, कस्बा कुछ भी है, सब कुछ जो है पूरे भारत में शामिल है। यानी कि फिर ये केवल शहरी महिलाओं के लिए कैसे हो जाएगा? अगर बात शहरी अगर लिखा, केवल शहरी महिला सशक्तिकरण अगर लिखा होता तब मैं मानता कि ये सही था, लेकिन लिखा है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण। आपको ऐसे प्रश्नों को वहां पर अपने एग्जामिनेशन हॉल में सही करना है। कई बार जब आप नहीं जानते हैं फिर भी आप करके चले जाते हैं, जब आपको दिमाग लगाते हैं, दिमाग आप नहीं लगाते एग्जाम में, तो ये दिक्कत कर जाती है। तो इसलिए ये नहीं होगा, बल्कि 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो 1, 3, 4 कहां पर? ए वाले में है, यानी कि 37 का ए हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही उत्तर। ठीक है, यानी कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए है। महिला सशक्तिकरण केवल शहर के महिलाओं को सशक्त करके या केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करके ही नहीं किया सकता है। महिला जो सशक्तिकरण है, ध्यान रखिएगा, क्या ये जो महिला सशक्तिकरण है ये अपने आप में व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्द है। और ध्यान रखिएगा, बात अगर महिला सशक्तिकरण की आ गई है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। शिक्षा, और इसके अलावा मैं एक शब्द अक्सर जोड़ता हूं, वो क्या है? अपने आप में जो है आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णयन, आत्मनिर्णयन की क्षमता जो है आपके भीतर होनी चाहिए, जो कि महिलाओं में नहीं होती है। आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाती हैं, और सेल्फ डिसीजन ना ले पाने की वजह से क्या होता है कि समस्याएं आपके सामने और घिर के आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपका निर्णय कोई अन्य व्यक्ति लेता है, आपके हस्बैंड लेते हैं, आपके पेरेंट्स लेते हैं, आपके कोई अन्य सगे संबंधी लेते हैं। आप अपने फ्यूचर में क्या करना है, आप अपना डिसीजन स्वयं नहीं लेती हैं, और इसीलिए ये समस्या के रूप में आपके सामने उभर के आ जाता है। तो ये एक समस्या अपने आप में, ठीक है। इसलिए सेल्फ डिसीजन का लेना और आत्म जो है जागृत होना, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ जो है चीजों को करना अपने आप में, ये बड़े बेहतर चीज होगी आपके लिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नंबर 1, गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य कवरेज केवल शहरी अस्पतालों में लागू है ये, या डिजिटल पोर्टल और एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण इसमें किया जाएगा। बताओ जरा मुझे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि चर्चाओं में भी रही है, ये क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, जल्दी से मुझे बताओ। 38 में क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? ये केवल शहरी अस्पतालों में लागू नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये 1 सही होगा और 3 सही होगा, यानी कि 1 और 3 देखेंगे तो ये इसमें सी आपका हो जाएगा सही, सी वाला। 38 का क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब इसमें हम दूसरा 2-4 पॉइंट हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2025 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संचालित होती है, जो पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जानते होंगे। हालांकि क्या RSBBI के तहत एक अलग योजना थी, जो लेकिन PMJY अब देश भर के गरीब और कमजोर नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने वाली मुख्य योजना है। लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत अपनी लाभार्थी स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। ये इस योजना के अंतर्गत इसमें दिया गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? कथनों में विचार कीजिए, सही कथन का आपको चयन करना है। अभ्यास खान क्वेस्ट पहली बार 2003 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्या? खान क्वेस्ट अभ्यास पहली बार 2003 में शुरू हुआ था, ठीक है। यह बताना है आपको, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। दूसरा, यह अभ्यास 2006 से बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया है, ठीक है।
2025 में इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। बताओ इसमें से कौन सा कथन सही होगा, जल्दी बताइए। इसका उत्तर ये नहीं होगा, थर्ड रॉन्ग है, ये सही है और ये सही है आपका, यानी कि 1 और 2 सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, खान क्वेश्चन अभ्यास आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो भारतीय सेना के जवान मंगोलियाई सेनाएं सैनिकों और अन्य देशों की सेना के साथ एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेश्चन में भाग लिया। यह सैन्य अभ्यास जो है इस महीने नहीं, मतलब ये 14 जून से 28 जून, ये हटा दीजिए इसको, 14 जून से 28 जून तक जो है आयोजित किया गया। कई बार जब भी अभ्यास मुख्य होता है तो उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है आपसे, तो ये डेट याद रखिएगा। और इसका जो है ये 22वां संस्करण था, 20वां नहीं था। प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में 20वां संस्करण लिखा था, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा 22वां संस्करण है ये अपने आप में, ठीक है। अभ्यास खान क्वेश्चन का पिछला संस्करण मंगोलिया में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया था। कई बार पिछला संस्करण ही पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा पिछला संस्करण कहां पर किया गया था, ये जो है आपका मंगोलिया में आयोजित किया गया था 27 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2024 के मध्य में। याद रहेगा पॉइंट, चलिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन, भारत भूटान, भारत जो है आपका ये क्या कहते हैं मलेशिया, भारत मालदीव, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान के साथ नहीं होता है लेकिन बाकी भारत अफगानिस्तान, भारत उत्तर कोरिया, ये जो कुछ कुछ देश प्रमुख रूप से हैं, इनके बारे में अक्सर आपके युद्धाभ्यासों से प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आसो भारत नेपाल, नेपाल अभी स्थिति यहां पर बहुत डामाडोल है, आप जानते होंगे किस तरीके से वहां पर स्थितियां विपरीत हो गई हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में नेपाल में क्या कुछ हो रहा है होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल उत्पादन के लिए क्या, एथेनॉल उत्पादन के लिए पहला और दूसरा प्लांट किन वर्षों में शुरू किया गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम सही उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2023 और 25 होगा, या 22 और 23 होगा, 24 और 25 होगा, क्या होगा बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ये 2023 और 25 हो जाएगा। पहला और दूसरा जो प्लांट है जो है ये आपका इथेनॉल, इथेनॉल उत्पादन आप जानते होंगे कई बार चर्चाओं में रहता है, ठीक है, और सरकार इथेनॉल मिश्रित जो है आपका तेल आजकल दे रही है ना। चलिए बी इज द राइट आंसर, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से किसानों को काफी फायदा हो रहा है और सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा जा रहा है अपने आप में, है ना। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पहला प्लांट 2023 में शुरू किया गया और दूसरा 2025 में शुरू किया गया है। दोनों प्लांट की कैपेसिटी 350 किलोमीटर प्रतिदिन है। सालाना आधार पर इन प्लांट की क्षमता 12 करोड़ लीटर है अपने आप में। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2013-14 के 1.53% से बढ़ा करके अप्रैल 2025 तक 20% कर दिया गया, यानी कि 20% एथेनॉल मिक्स जो है आपको चीजें दी जाएंगी। तो ये फैक्ट आपसे पूछता है और इसके लक्ष्य को हम शायद आई थिंक पूरा कर भी चुके हैं लगभग, है ना। ये एथेनॉल आधारित जो आपके पेट्रोल डीजल हैं वो उस पर खूब प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन 2025 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथनों का चयन करना। क्या असत्य है, ध्यान रखिएगा, असत्य या कौन सा सही नहीं है, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि केवल दिल्ली और मुंबई शामिल है क्या इसमें, ऐसा है क्या, ठीक है। ओके देख लेते हैं। मिशन का लक्ष्य शहरों में डिजिटल स्मार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। ये स्मार्ट सिटी का मिशन का लक्ष्य है, ठीक बात है। ऊर्जा दक्षता और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार करना है, ठीक बात है। स्मार्ट सिटी परियोजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों भागीदार हैं, इसमें बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इस स्मार्ट सिटी मिशन में केवल दिल्ली और मुंबई ही शामिल हैं? नहीं, पूरे देश के अलग अलग शहर इसमें शामिल हैं, केवल दिल्ली और मुंबई नहीं शामिल है। और असत्य कथन पूछा था, यही असत्य है, बाकी सब क्या है सही हैं। तो असत्य केवल 2 है, तो केवल 2 कहां पर लिखा है, सी वाले में लिखा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट क्या है, सिटी मिशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर हाल में, ठीक है। तो इसको आपको अलग से रेडी कर लेना है आपको, और इसमें जो है ऐसे भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, राइट। चलिए सी है ना, केवल 2 मिशन जो है पूरे भारत में लागू है और 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, आधुनिकीकरण करना और नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना ही क्या है इस स्मार्ट सिटी मिशन का क्या है लक्ष्य अपने आप में।
और विस्तार अभी इसका हाल ही में किया गया है, यानी कि मूल रूप से 31 मार्च 2023 तक निर्धारित इस मिशन का समय सीमा को बढ़ा करके अभी हाल ही में 31 मार्च 2025 कर दिया गया था, जो कि बीत चुका है। यह निर्णय उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लिया गया जो विभिन्न कारणों से विलंबित हो गई थी, यानी कि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था लेकिन कुछ चीजें बच गई थी, तो सरकार ने कहा अब हम इसको मार्च 2025 तक करेंगे, जो कि अभी बीत चुका है। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आप बताइएगा। भारत और रूस रक्षा सहयोग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1, दोनों देशों ने लंबी दूरी की मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली में सहयोग बढ़ाया है। ठीक बात है। संयुक्त सैन्य अभ्यास भी इसमें जारी है इनके मध्य में। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास में साझेदारी की गई है। ठीक बात है। केवल व्यापारिक समझौते हुए हैं, नहीं भाई साहब, व्यापारिक समझौते के अलावा रक्षा, पर्यावरण, कृषि और अन्य कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो 1, 3 और 4 सही है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है। चलिए वही व्याख्या इसमें लिखी गई है। बताइए, 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है भाई साहब? अब बताइए, अभी नया रूल अभी लागू हुआ है हाल ही में 1 जुलाई से। तो पैन कार्ड का अपलोड करना या मोबाइल नंबर लिंक करना, आधार सत्यापन या फिर बायोमेट्रिक स्कैन, क्या हो जाएगा इसमें एग्जैक्टली सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली? बताओ भाई साहब, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कि आधार सत्यापन, यानी कि आधार वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही क्या होगा, आप इससे जुड़ पाएंगे अपने आप पे। तो ये एक क्या बड़ी बात है। ओके, ठीक है, चलिए व्याख्या है। इस वर्ष यानी कि 2025 में 1 जुलाई से आईआरसीटीसी, है ना, जानते हो इसमें आप रिजर्वेशन करते हैं अक्सर, तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया है। रेलवे ने यह कदम तत्काल टिकटों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया है कि ताकि वो जो है अपने आप में एक जो करप्शन होता था साइट पर, वो ना हो अपने आप में। नई योजनाओं के अनुसार 15 जुलाई से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा और उसी के आधार पर क्या होगा, आप जो है इस रिजर्वेशन को कर पाएंगे। तो ये धोखाधड़ी आदि से बचने के लिए ये जो है आईआरसीटीसी ने ये अपना तरीका अपनाया हुआ है आगे। ओके, चलिए थोक बुकिंग को रोकने के लिए टिकटिंग एजेंटों की बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग डे तत्काल टिकट बुक करने के लिए अनुमति नहीं होगी। एसी क्लास के लिए यह प्रतिबंध सुबह 10 से 10:30 तक रहेगा और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 से 11:30 तक रहेगा ये अपने आप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, हो सकता है कि आप एग्जाम में प्रश्न से पूछ ले। अब आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 178 साल के इतिहास में इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और इसको मैंने आपको बताया किताब से। मुक्का माला, याद आया? कुछ नहीं याद आया? याद कर लीजिएगा, श्रीनिवास मुक्का माला इसके क्या है एग्जैक्टली, इसमें सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये एक बड़ा सेगमेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है, तो ठीक है, ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर और इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए, यानी कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 178 ईयर्स में पहली बार संगठन की कमान एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाली है और इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए एकदम बिल्कुल आउट हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास मुक्का माला, मुक्का माला याद रखिएगा, मुक्का माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लोग प्यार से बॉबी मुक्का माला भी कहते हैं। वो एमडी होने के साथ बेहतरीन ऑटो लर्निंगोलॉजिस्ट भी हैं और श्रीनिवास मुक्का माला ने 180वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार क्या किया है, ग्रहण किया है, संभाला है। ओके, ये किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं? ये 180वें नंबर के अध्यक्ष जो है बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट जरूरी है और परीक्षा में आ सकता है। क्या है ओटोलॉरिंगोलॉजिस्ट? ये भी जरूरी है क्योंकि यहां पर ये लिखा गया है कि भैया यह भी है अपने आप में, इसके विशेषज्ञ हैं। तो ये क्या होता है? ये जो है क्या है इसको हिंदी में हम कर्ण नासिका गला विशेषज्ञ या ईएनटी डॉक्टर भी कहते हैं, या डॉक्टर कान नाक और गला से संबंधित रोगों के इलाज के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं, यानी कि इनके ये क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। किसके लिए? आपका
आपका कान, आपका नाक और आपका गला, ये 3 पार्ट जो कि सबसे सेंसिटिव भी माने जाते हैं, इनके ये स्पेशलिस्ट भी हैं। ओके, चलिए ये पूछ सकता भैया कि ऑटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, आपके साइंस में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, चलिए अब नहीं पढ़िएगा, कहीं आ गया कहेंगे सर जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, सर जी पता नहीं कहां से पूछ लेता है, सर लूसेंटोम नहीं था सर जी आपने कहा था पढ़ने के लिए, सर घटना चक्रोम नहीं था सर पढ़ने के लिए कहा था आपने। महाराज ऐसे ही पूछता है प्रश्न, ठीक है, इसलिए कहता हूं कि दिमाग को दिल खोल के बैठा करिए। अब चैटियाने में लगे रहेंगे तो क्या कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित निसार उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किया गया है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, फटाफट से लीली से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य समकाल यानी कि सिंक्रोनस कक्ष जो है यहां पर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जरूरी है आपके लिए। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 46 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है या है आपको बताना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपका, नंबर 1 पॉइंट है अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52 थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वर्ष 2025 से 2021 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है आपके सही हैं भाई साहब, याद रखिएगा पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सी क्या है आपका सही है, और इसकी डिटेल्स व्याख्या जो है यहां पर लिखी गई है, आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। और ये पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। सरकार इस पर काफी प्रयास करे, इसीलिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ में ग्रीन जो एनर्जी होती है उस पर सरकार काम करे, इसीलिए ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेस हैं उसमें काफी मात्रा में क्या हुई है, कमी आई है। लेकिन इसके लिए साझा प्रयास जो है आवश्यक है, सिर्फ सरकार के स्तर पर प्रयास करने पर ही चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्तर पर ही प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर चीजें क्या हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। ये डेटा, अच्छा इन डेटा का इस्तेमाल आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल कौशल मिशन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का क्या करना है, आपको चयन करना है, बताना आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो युवाओं और महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना, ठीक है। AI और डेटा साइंस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप आधारित प्रशिक्षण देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। केवल निजी संस्थानों द्वारा होगा, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। 1, 2 और 4 में सही है, ये कथन आपका रॉन्ग है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए। राष्ट्रीय खेल नीति दोबारा से आ गया है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लेते हैं दोबारा से। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक बात है। डिजिटल खेल और ई स्पोर्ट्स इसमें शामिल हैं, ठीक बात है। और खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित किया जाएगा, ठीक बात है। केवल शहरों में लागू नहीं है। 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन 2025, ये भी आपको बताना है, इसमें क्या करना है। तो इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो क्या कथन सही हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा AI डेटा साइंस और रोबोटिक्स पर अनुसंधान इसमें इस मिशन में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। डेटा साइंस और रोबोटिक्स ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। रोबोटिक्स पर कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रोबोटिक्स पर भी आपको चीजों को क्या करना है, हैंडल करते हुए चलना है। रोबोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके एग्जाम के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, रोबोटिक्स, ये सब क्या है, बड़े डेटा साइंस, ये सब जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इस पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिया गया, ठीक बात है। ये दूसरा वाला कथन गलत है। केवल भारतीय वैज्ञानिक नहीं बल्कि इसमें वैश्विक स्तर के वैज्ञानिक भी शामिल है इसमें। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें बीज उर्वरक और प्रशिक्षण शामिल है। इसमें
खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है, जैविक खेती और जल संरक्षण पर भी फोकस किया गया है। ठीक बात है, तो ये भी इसमें 1 और 3 और 4 सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, और आप लोग जो है पूरे चीजों को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और अगर कोई दिक्कत होती तो सीधे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहां पर अभी आरओ प्री का बैच चल रहा है अभ्युदय के नाम से, और आरओ मेंस का बैच चल रहा है आपका 2023 मेंस के लिए, आरओ के लिए, और पीसीएस का बैच चल रहा है। अगर आपको इन कोर्सों में अगर आपको ज्वाइन होना है तो अभी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर किस किस प्रोग्राम के लिए ऑफर चल रहा है आपका? आरओ प्री पर, आरओ प्री 2000 प्री प्लस मेंस, आरओ आपका प्री प्लस मेंस दोनों पर ऑफर चल रहा है। ये 2026 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? अभ्युदय। क्या नाम है इसका? अभ्युदय, ठीक है। ये एक नंबर कोर्स। दूसरा कोर्स क्या चल रहा है आपका? आरओ मेंस का चल रहा है, आरओ मेंस 2023 का, इसमें भी ऑफर है आपका। और एक चल रहा है आपका तीसरा नंबर, इसका पीसीएस का, इस पर भी, इस पे 15,000 इसकी फीस है पीसीएस की, ठीक है। अभी ऑफर है 16 तारीख तक, इसकी फीस हो जाएगी आपकी 8,000, ठीक है। आरओ मेंस की फीस कितनी है? 4500। कितनी है? 4500। 1,000 का डिस्काउंट है, इस पर मिल जाएगा ये आपको 3500 में। और अगर आरओ 2026 की तैयारी करनी है तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑफर 2,000 का, यानी कि कोर्स है आपका 7,000 का, फीस हो जाएगी आपकी 5,000 की। संपर्क कैसे करना है? आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लेना है, यानी कि 8604409201। अगर आपको आरओ 2026 की तैयारी करनी है तो आप आरओ 2026 लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आरओ मेंस की तैयारी करनी है तो आरओ मेंस लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर पीसीएस का बैच लेना है तो पीसीएस लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो 8604409201 पर आप संपर्क उससे कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए इसी तरीके से डेली रात में 8 बजे एक महीने जो लगातार मेहनत करते रहिए मेरे साथ, मजा आपको आ जाएगा और करंट अप का रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।